नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आपको अजीब लग सकता है। क्या बीजेपी के लिए ब्राह्मण अछूत हो गए हैं? आप कहेंगे बीजेपी तो पार्टी ही ब्राह्मण बनियों की है। आरएसएस तो अपनी गद्दी को गैर ब्राह्मणों को छूने तक नहीं देता, फिर वो अछूत कैसे हो सकते हैं? लेकिन बीजेपी के लिए ब्राह्मण अछूत हो चुके हैं, और वो उतने ही अछूत हैं जितने मुसलमान हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने क्या कमाल किया है। क्या कमाल किया है पेरियार, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी की राजनीति ने, वैचारिकी ने। दुनिया कैसे बदल जाती है पता भी नहीं चलता। कम से कम भारत में ब्राह्मणों की हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है, जो लोग मुस्लिम मुक्त भारत बनाने चले थे वो मुस्लिम मुक्त तो नहीं बना सके, लेकिन ब्राह्मण मुक्त राजनीति के रास्ते पर जरूर चल पड़े। इस देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि तमिलनाडु की किसी भी प्रमुख पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। 234 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। न राज्य में सरकार चला रही डीएमके ने, न कांग्रेस ने, न विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके ने, और न ही सत्ता में आने का सपना देख रही नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने। डीएमके के तो नाम में ही द्रविड़ लगा हुआ है। उत्तर भारतीय शब्दावली में समझें तो बहुजन। उसकी पूरी राजनीति ब्राह्मणवाद के खिलाफ टिकी हुई है, तो उसका रुख समझ में आता है। लेकिन अन्ना द्रमुक, बीजेपी और कांग्रेस को क्या हो गया? हालांकि एआईएडीएमके के संस्थापक ही एमजी रामचंद्रन थे, जो खुद नायर समुदाय से आते थे, शूद्र, द्रविड़। लेकिन उनके बाद पार्टी की कमान संभालने वाली जयललिता तमिल आयंगर ब्राह्मण परिवार से आई थी। वो 6 बार राज्य की मुख्यमंत्री रहीं, मरने के दिन तक। वो तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर थी। जब तक वो जीवित रहीं तब तक तमिलनाडु के ब्राह्मण आंख मूंद कर अन्ना द्रमुक को वोट देते रहे। लेकिन क्या गजब की बात है कि आज उसी अन्ना द्रमुक ने एक भी ब्राह्मण को विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया। उसके इतिहास में ऐसा पहली बार है। जयललिता के निधन के बाद लगभग 10 वर्षों में एआईएडीएमके ने ब्राह्मण समुदाय से केवल एक उम्मीदवार को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, रिटायर्ड डीजीपी आर नटराज को। हालांकि वो हार गए थे आखिरी बार। इसके बाद अन्ना द्रमुक ने ब्राह्मणों से तौबा कर लिया। लेकिन कमाल तो यह है कि बीजेपी भी किसी ब्राह्मण को टिकट देने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। तो जैसे बाकी राज्यों में उसके लिए मुसलमान हैं, उसी तरह तमिलनाडु में ब्राह्मण हैं। देख लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और दूसरे अखबारों पत्रिकाओं की हेडलाइन है। तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण वोटों की परवाह किसी को नहीं है। 4 दिन पहले बनी फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी खबर छापी है कि टीवीके ने 2 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा। इसी तरह तमिल राष्ट्रवादी सीमान एनटीके ने 234 सीटों में 6 सीटों पर ब्राह्मणों को उतारा है, मतलब 2.5% सीटों पर। तो मुस्लिम मुक्त भारत का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है तमिलनाडु की विधानसभा को ब्राह्मण मुक्त बनाने में। यह हैरान करने वाला है, लेकिन बहुजनों को अपनी तरफ खींचने का दबाव ऐसा है कि बीजेपी तक को अपना चोला बदलना पड़ा है। नाटक ही सही, लेकिन करना पड़ा है। और इसमें कांग्रेस, डीएमके, अन्ना द्रमुक सब एकमत है कि ब्राह्मणों की राज्य विधानसभा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये रुझान मुख्य धारा की राजनीति में ब्राह्मणों के हाशिए पर जाने का संकेत माना जा सकता है? इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ प्रभाव का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जब अन्ना द्रमुक की प्रमुख जयललिता का निधन हुआ तो ब्राह्मण होने के बावजूद उन्हें हिंदू रीति रिवाज से जलाया नहीं गया, द्रविड़ पद्धति का पालन करते हुए उन्हें दफनाया गया था। यह उस तमिलनाडु की कहानी है जहां ब्राह्मण जाति की जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे सुब्रमण्यम स्वामी
भाजपा के सांसद रहे, मंत्री रहे, तमिल ब्राह्मण हैं। तमिलनाडु में भाजपा के आराध्य चो रामास्वामी ब्राह्मण थे। नरेंद्र मोदी उन्हें अपना आराध्य मानते थे। सबसे बड़े फिल्म स्टार कमल हासन ब्राह्मण हैं, लेकिन घोषित तौर पर खुद को नास्तिक मानते हैं। कांग्रेस की सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर भी ब्राह्मण हैं। इसी तरह वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम तमिल ब्राह्मण हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में मौजूदा वित्त मंत्री और गर्व से प्याज लहसुन न खाने की घोषणा करने वाली निर्मला सीतारमण भी तमिल ब्राह्मण हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तमिल ब्राह्मण हैं। तो देर से ही सही, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके सबकी समझ में आ गया है कि ये केवल कुर्सियां तोड़ने के लिए हैं। इनके दम पर न तो चुनाव जीता जा सकता है और न ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। और अगर तमिलनाडु में लोगों के दिलों में उतरना है तो ब्राह्मणवादी सनातनी मोह का पूरे अंतर्मन से परित्याग करना होगा। और बीजेपी ने पहली फुर्सत में ब्राह्मणों को अछूत बना दिया। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन है सत्य। अब समझिए कि यह हुआ कैसे। यह एक दिन में नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय की लड़ाइयों की जड़ें जितनी तमिलनाडु में गहरी हैं, उतनी देश के किसी और हिस्से में नहीं है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को, छुआछूत के खिलाफ और यहां तक कि अंधविश्वास के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ बहुत ही संघर्ष करके राजनीतिक रूप दिया आंदोलन को। उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन की जड़ों को इतनी गहराई दी जिसे उखाड़ने की कोशिश में बड़ी बड़ी पार्टियां उखड़ गईं। बाद में सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि ने इसे सत्ता की राजनीति में बदला। आज तमिलनाडु के कई मंदिरों के ठीक बाहर पेरियार की मूर्तियां लगी हैं। लोग पहले पेरियार को प्रणाम करते हैं और फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर पेरियार नहीं होते तो ब्राह्मणों ने कभी मंदिर का चौखट भी छूने नहीं दिया होता। 20वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों के आतंक की वजह से दलित, ओबीसी उनकी गलियों में चल नहीं सकते थे तमिलनाडु में। और अगर गुजरना ही पड़े तो जूते चप्पल नहीं पहन सकते थे, हाथ में लेकर चलना पड़ता था। ब्राह्मणों की छाया तक को छूना मना था। महिलाएं अपने स्तन नहीं ढक सकती थीं। दलित, ओबीसी धूप में छाता लेकर नहीं चल सकते थे। शूद्र महिलाएं ब्राह्मणों के सामने जेवर नहीं पहन सकती थीं। पुरुष अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। सार्वजनिक कुओं और तालाबों का पानी नहीं ले सकते थे। ये सारे अधिकार द्रविड़ों को एक एक करके पेरियार के आंदोलन के बाद मिलने शुरू हुए, जिसे बाद में अन्नादुरई और करुणानिधि ने कानूनी तौर पर सुनिश्चित किया। इस आंदोलन के असर की वजह से तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने शिक्षण संस्थानों में 50% आरक्षण लागू किया। और आरक्षण विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा कि आरक्षण का मतलब किसी से कमतर होना नहीं होता। इन्हीं सब वजहों से पेरियार तमिलनाडु में कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे पवित्र श्रद्धा का नाम है, जिनकी वजह से शूद्रों को पढ़ने लिखने, नौकरी करने, रोजगार करने, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने और बराबर काम का बराबर दाम मांगने का अधिकार हासिल हुआ। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण तमिल राजनीति में ब्राह्मणवाद के विरोध में एक वैचारिक आधार बना, जो आज 100 साल बाद चुनावी रणनीति को इस कदर प्रभावित कर रहा है कि बीजेपी जैसी घोर ब्राह्मणवादी पार्टी को भी ब्राह्मणों से तौबा करना पड़ा है। दूर से ही सलाम नमस्ते। आज आरएसएस या बीजेपी की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई के खिलाफ जाकर तमिलनाडु में कोई नैरेटिव खड़ा करे, क्योंकि पेरियार, अन्नादुरई और करुणानिधि ने जो लकीर खींची है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और उस लकीर का पहला सिद्धांत यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में उम्मीदवार केवल व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी होना चाहिए। और यह संदेश किसी भी सूरत में बहुजनों, शूद्रों या द्रविड़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और इसका सीधा मतलब है आबादी का 1.5-2% होने के बावजूद ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध सिर्फ भाषणों और प्रतीकों में नहीं, राजनीतिक आचरण में भी नजर आना चाहिए। इसीलिए सभी पार्टियां संकेत देना चाहती हैं कि हम सामाजिक न्याय के इसी गठबंधन यानी SC, ST, OBC, MBC के साथ खड़े हैं। आज से पहले यह असंभव लगता था कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी राजनीति में अछूत मानना शुरू कर देंगी, लेकिन यह हो चुका है। इसे हंसकर स्वीकार कीजिए या रोकर करना तो पड़ेगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।